हेलो ऑल, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू टेक टॉक विद शांतनु हुसैन। मैं विशाल अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नए एपिसोड में। माल लाओ, बाजार की भाषा में जब अच्छी तेजी होती है तब कहा जाता है। बाजार का त्योहारी माहौल अभी खत्म नहीं हुआ है। ये एक ट्रंकेटेड वीक था। गत सोमवार को गुरु नानक जयंती के उपलक्ष्य में बाजार बंद रहे थे और उसके बाद बाजार ने पीछे मुड़कर नहीं देखा है। शुक्रवार को बाजार ने 1.5 महीने बाद फिर से एक बार ऑल टाइम हाई को पार किया है। मार्केट में इस समय स्मॉल कैप, लार्ज कैप और मिड कैप सभी में अच्छी तेजी देखी जा रही है। दिसंबर महीने की शुरुआत शानदार रही है। नया सेटलमेंट, नया दिसंबर का महीना और मार्केट का नया हाई। अब यहां से एफआईआईज का रुख कैसा रहता है, ये सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है, क्योंकि एफआईआईज ने इस साल में काफी अच्छी सेलिंग की हुई है। इस बार जब एफआईआईज दिसंबर के मध्य से जब छुट्टी पर जाएंगे, उसके बाद मार्केट कैसा बिहेव करता है, ये काफी देखने वाली बात रहेगी। ये मार्केट काफी मैच्योरिटी दिखा रहा है। एफआईआईज की कंटिन्यूस सेलिंग के बावजूद यहाँ पर कोई बड़ी सेलिंग नहीं आ रही है। जब हम ये वीडियो बना रहे हैं तब 5 राज्यों के एग्जिट पोल्स में से, चुनाव के एग्जिट पोल से अभी तक पिक्चर कोई साफ नहीं हुई है, लेकिन बाजार को इस अनसर्टेनिटी से कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है। बाजार अभी भारत के फंडामेंटल डेटा और ग्लोबल तेजी को फॉलो कर रहा है। अब अगले हफ्ते जब बाजार में 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे आ जाएंगे तब बाजार उस पर प्रतिक्रिया देगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं बीते हफ्तों की बातों का, जो 28 नवंबर से 1 दिसंबर तक का था। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं टाटा टेक्नोलॉजीज की। टाटा टेक्नोलॉजीज का आईपीओ ने इन्वेस्टरों की तो अच्छी खासी चांदी कर दी है। रिटेल इन्वेस्टर्स जिन्हें आईपीओ में अलॉटमेंट मिला है, उन्हें अपने 15,000 के एप्लीकेशन पे, यानी एक लॉट पर करीब 22 से 25,000 रुपए तक का मुनाफा हुआ है। टाटा टेक्नोलॉजीज टाटा मोटर्स की सब्सिडरी है, जो कि इंजीनियरिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम करती है। टाटा टेक्नोलॉजीज के आईपीओ का प्राइस 500 रुपया रखा गया था। ये टाटा ग्रुप की ओर से 18 साल बाद एक बड़ा आईपीओ आया है। इससे पहले टीसीएस का एक बड़ा आईपीओ इस ग्रुप की ओर से आया था। टीसीएस ने मल्टीफोल्ड रिटर्न्स देने के साथ साथ अपने इन्वेस्टरों के लिए अच्छी खासी वेल्थ भी क्रिएट करके दी है। स्टॉक मार्केट को उम्मीद है कि इस बार भी टाटा ग्रुप की कंपनी उम्मीद के मुताबिक अपने इन्वेस्टरों को अच्छा खासा मुनाफा बनाकर देगी। शुक्रवार को इस स्टॉक में कुछ प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। 500 रुपए के आईपीओ वाला प्राइस करीब 3 गुना बढ़कर 1400 रुपए तक चला गया था। बाजार इस शेयर की लिस्टिंग का अनुमान 800 से 900 रुपया होने की आशंका बना रहा था। इसके विपरीत 1200 रुपए की लिस्टिंग पर बाजार के सभी लोगों को सरप्राइज हुआ है। 1400 रुपए पर इसका पीई, प्राइस टू अर्निंग, 90 के पार चला जाता है, जो इसके सभी पीयर्स से इसे ज्यादा महंगा बना देता है। शुक्रवार को प्रॉफिट बुकिंग होने के बावजूद ये शेयर 1212 रुपए पर बंद हुआ, जो अभी भी इस शेयर को 140% के प्रीमियम पर इशू प्राइस के सामने रखता है। टाटा ग्रुप की कंपनियों ने हमेशा अपने इन्वेस्टरों के लिए अच्छे डिविडेंड, अच्छे बोनस और अच्छे बायबैक से वेल्थ क्रिएशन में काफी मदद की है। टीसीएस ने अभी तक 3 बार 1:1 का बोनस दिया है। टीसीएस अभी देश की नंबर 1 सॉफ्टवेयर कंपनी है। अब दूसरे आईपीओ की बात कर लेते हैं इरेडा की। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड के आईपीओ ने भी इन्वेस्टरों को अच्छा खासा मुनाफा और बम्पर रिटर्न्स दिए हैं। कंपनी के 32 रुपए के आईपीओ के सामने इसकी लिस्टिंग हुई 50 रुपए पर और इसका शेयर करीब 68.90 की ऊपर तक की छलांग मारकर आया है। कंपनी ने अपने इन्वेस्टरों की वेल्थ को ऑलरेडी दुगना कर दिया है। ये एक गवर्नमेंट एंटरप्राइज है। कंपनी एक नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है।
इनका मेन फोकस रिन्यूएबल एनर्जी रिलेटेड कंपनीज को फाइनेंस देना है। कंपनी के 115% के रिटर्न के साथ इसका वैल्यूएशन करीब 18,000 करोड़ हो गया है। हाल ही के दिनों में रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस में काफी हलचल देखने को मिल रही है। गंगादल ऑयल रिफाइनरीज ने भी अपने 169 के आईपीओ प्राइस के सामने 294.40 की लिस्टिंग करते हुए इन्वेस्टरों को बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। बाजार की इस लिस्टिंग में करीब धारणा थी कि 45 से 50% ऊपर होने की उम्मीद थी, लेकिन इसके विपरीत ये शेयर की लिस्टिंग 75% के प्रीमियम के साथ हुई है। फ्लेयर राइटिंग इंडस्ट्रीज के आईपीओ की लिस्टिंग भी शुक्रवार को 65% के प्रीमियम के साथ हुई। कंपनी के 304 रुपए के आईपीओ प्राइस के सामने लिस्टिंग 501 रुपए पर हुई। बाद में प्रॉफिट बुकिंग के चलते ये शेयर करीब 450 रुपए 90 पैसे पर क्लोज हुआ। फेडरल बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड यानी फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज फेडरल बैंक की एक एनबीएफसी आर्म है, जिसकी लिस्टिंग हुई है गत सप्ताह में। 140 रुपए के आईपीओ प्राइस के सामने इसकी लिस्टिंग थोड़ी फीकी रही 137.75 पर, जो कि एक डिस्काउंट पर लिस्टिंग हुई है। इसके बाद इसके क्लोजिंग प्राइस फिर से 140 रुपए पर आ गया था। आईपीओ मार्केट इस समय काफी गर्म है। इन्वेस्टरों ने अच्छा खासा पैसा बनाया है आईपीओ मार्केट से, लेकिन कमजोर फंडामेंटल्स वाली कंपनियों को बाजार ने आड़े हाथों भी लिया है। अब कुछ एफआईआईज की बात कर लेते हैं। एफआईआईज ने अभी तक अगस्त से अक्टूबर महीने तक करीब 76,368 करोड़ की तगड़ी सेलिंग की है। इसके बाद नवंबर में इन्होंने अपनी बाइंग की है, लेकिन छोटी मोटी बाइंग है 5,795 करोड़ की। दिसंबर में इन्होंने शुरुआत बहुत अच्छी की है, जिसमें 1,590 करोड़ के आसपास की बाइंग के साथ शुरुआत है। इस कैलेंडर साल में एफआईआईज ने अभी तक करीब 46,000 करोड़ की नेट बिकवाली की है और हमारे मार्केट इस समय भी ऑल टाइम हाई पर है। अब कुछ इंडेक्स पर रिटर्न्स की बात कर लेते हैं। नवंबर महीने में निफ्टी ने काफी अच्छा यानी 5.4% का रिटर्न दिया है, जो करीब करीब 1000 पॉइंट हो जाता है, और सेंसेक्स ने भी 4.7% का रिटर्न दिया है। निफ्टी मिड कैप ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है 12.6% का, और निफ्टी स्मॉल कैप ये इंडेक्स ने भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है 14.4% के रिटर्न्स के साथ। ये पूरा का पूरा जो विश्लेषण है ये नवंबर महीने के लिए है। अब सेक्टर स्पेसिफिक इंडेक्स देख लेते हैं। इसमें सबसे ज्यादा तेजी रियल एस्टेट के इंडेक्स में देखने को मिली है, जो कि एक महीने में करीब करीब 24.8% तक बढ़ गया है, यानी करीब करीब 25%। फार्मा, ऑटो, मेटल्स ये सभी इंडेक्स ने करीब करीब 10% की उछाल देखने को मिली है। बाकी सारे इंडेक्स जो है उनमें भी करीब करीब 4 से 7% का तेजी देखने को मिला है नवंबर महीने में। एक भी इंडेक्स लाल निशान में बंद नहीं हुआ है। अब कुछ अडानी के शेयरों की बात कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अडानी मामले पर अपनी सुनवाई में अपने डिसीजन को सुरक्षित रखा है। सेबी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि उन्होंने 24 में से 22 मामलों में अपनी जांच को पूरा कर लिया है और उन्हें अब और ज्यादा वक्त की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई नेगेटिव टिप्पणी नहीं आना अडानी ग्रुप के शेयरों के लिए काफी पॉजिटिव हो गया। एक तरह से कहा जाए कि सुप्रीम कोर्ट को इसमें कोई गड़बड़ी नजर नहीं आ रही है। इसकी वजह से अडानी के शेयरों में काफी अच्छा उछाल देखने को मिला। अडानी ग्रुप के शेयर की मंगलवार की ट्रेडिंग में काफी जोर से उछाल आया। ग्रुप के कुछ समूह की कुछ कंपनियों के अंदर में करीब करीब 20% का सर्किट देखने को मिला। अडानी समूह के काफी सारे शेयरों में 8 से 20% तक का उछाल देखने में मिला। चार्ली मंगर, जो कि वॉरेन बफेट की कंपनी बर्कशायर हैथवे के वाइस चेयरमैन थे, का निधन 99 इयर्स की उम्र में हो गया है। हमने अपने गत वीडियो में बताया था कि वो इस उम्र में भी काफी एक्टिवली बाजार को अट्रैक्ट भी करते थे और ऑफिस में भी काम किया करते थे। वॉरेन बफेट की खुद की भी उम्र 93 इयर्स की हो गई है। उनका नाम ग्लोबली सबसे लंबी और सबसे सफलतम शेयर बाजार की पारी में आता है।
भारत के जीडीपी फिगर्स ने सबको चौंका दिया है। जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट सितंबर तिमाही में 7.6% आया है, जो कि किसी भी एजेंसी के आकलन से काफी ज्यादा है। रॉयटर्स पोल ऑफ इकोनॉमिस्ट का अनुमान 6.8% का था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का खुद का भी आकलन 6.5% का था। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में अनुमान से बेहतर ग्रोथ की वजह से आई है। द फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन फाडा के अनुसार रिटेल ऑटोमोबाइल्स की बिक्री में 42 दिनों के त्योहारी सीजन में करीब 19% का ग्रोथ और उछाल आया है। इसमें खास 3 व्हीलर सेगमेंट में 41% का उछाल देखने को मिला है। 2 व्हीलर और 4 व्हीलर कैटेगरी में 21% और 8 to 10% की ग्रोथ आई है। नवंबर महीने के जीएसटी कलेक्शन में करीब 15% का उछाल देखा गया है। 1.68 लाख करोड़ का फिगर है, जो कि गत 6 महीने से जीएसटी कलेक्शन करीब 1.6 लाख करोड़ के ऊपर ही आ रहा है। जेएसडब्ल्यू ग्रुप ने भी एमजी मोटर्स में 35% स्टेक खरीदने की बात जाहिर कर दी है। इसके लिए उन्होंने एक एग्रीमेंट किया है। ये स्टेक चाइनीज कंपनी सैक मोटर से खरीदा जाएगा। इस इन्वेस्टमेंट के साथ जिंदल ग्रुप की ऑटोमोबाइल सेगमेंट में एंट्री हो गई है। कंपनी अब एमजी के बिजनेस के ग्रोथ और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर फोकस कर सकती है। वहीं डिक्सन टेक्नोलॉजीज के शेयर में एक अच्छा उछाल शुक्रवार को देखने को मिला। इस कंपनी ने शाओमी स्मार्टफोन्स को बनाने के लिए अपने नोएडा प्लांट में करीब 300 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। कंपनी का टारगेट 30% एक्सपोर्ट करने का है अगले 2 से 3 सालों में। यह कॉन्ट्रैक्ट वैसे 5 सालों का होगा। कंपनी अभी मोटरोला, नोकिया, जियो भारत के लिए स्मार्टफोन्स बनाती है। वहीं एफएमसीजी प्रोडक्ट्स की दिवाली के त्योहारी सीजन में डिमांड में इस साल काफी कमी देखने मिली है। डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास काफी सारा स्टॉक पड़ा रह गया है, जिसकी वजह से उनके सप्लाई चेन में काफी बाधा आ गई है, दिक्कत हो रही है। इस साल बिस्किट्स, चॉकलेट्स और कन्फेक्शनरीज के गिफ्ट पैक में ज्यादा सेल नहीं होने के कारण ये कमी देखने को मिली है। हिंदुस्तान यूनिलीवर अपना ब्यूटी और पर्सनल केयर का बिजनेस अलग कर रहे हैं। शुक्रवार को कंपनी के शेयरों में काफी हलचल देखने को मिली। वहीं भारती एयरटेल की पेरेंट कंपनी भारती टेलीकॉम ने भारती एयरटेल में अपना 1.35% स्टेक बढ़ाया है। इस सौदे से भारती एयरटेल को करीब 8,301 करोड़ रुपए मिलेंगे। भारती टेलीकॉम के पास ऑलरेडी 38.35% हिस्सा सितंबर तिमाही तक था। यह सौदा एनएसई पर एक ब्लॉक डील के जरिए हुआ है। 8.11 करोड़ शेयर का ये सौदा का एवरेज प्राइस करीब 1023 पर शेयर का रहा। अब रेमंड लिमिटेड की बात कर लेते हैं। रेमंड लिमिटेड के शेयरों में गत कुछ दिनों से काफी उठापटक चल रही है। कंपनी के चेयरमैन गौतम सिंघानिया और उनकी वाइफ नवाज मोदी ने गत सप्ताह अपने डिवोर्स की अनाउंसमेंट कर दी है, जिसके बाद नवाज मोदी ने गौतम सिंघानिया के 11,250 करोड़ की संपत्ति में से की जायदाद से उन्होंने करीब 75% हिस्सा यानी करीब 8,700 करोड़ रुपए की मांग की है। कंपनी के शेयर्स नवंबर महीने में करीब 13% तक का फॉल देख चुके हैं। इस शेयर ने पिछले कुछ समय से इन्वेस्टरों को काफी अच्छा रिटर्न्स बना के दिया है। अब टाटा पावर की बात कर लेते हैं। टाटा पावर ने बीकानेर निमराना ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट को करीब 1544 करोड़ में खरीद लिया है। कंपनी इस प्रोजेक्ट को अगले 35 साल तक मैनेज करेगी। तो आइए अब कुछ निफ्टी की बात कर लेते हैं। निफ्टी 473 पॉइंट्स बढ़कर 20,267 पर बंद हुआ है। वहीं बैंक निफ्टी 44,814 पर करीब 1,045 पॉइंट की बढ़त के साथ बंद हुआ है। सेंसेक्स भी 67,481 पर करीब 1,511 पॉइंट की बढ़त के साथ बंद हुआ है। तो आइए अब अपने कुछ बढ़ने वाले इंडेक्स की बात कर लेते हैं, जिसमें बैंक निफ्टी मेटल करीब 3.9% बढ़ा है। निफ्टी फाइनेंस करीब 2.84%,
निफ्टी ऑटो में करीब 2.63% की बढ़त देखी गई। निफ्टी बैंक करीब 2.39% तक बढ़े हैं और हरे निशान में बंद हुए हैं। अब कुछ घटने वाले इंडेक्स की बात कर लेते हैं। इस हफ्ते एक भी इंडेक्स लाल निशान में बंद नहीं हुआ है। कुछ बढ़ने वाले शेयरों की बात कर लेते हैं। इस हफ्ते के सबसे आगे नाम है अडानी का। अडानी टोटल गैस करीब 30.64% की छलांग लगाकर बंद हुआ है। वहीं अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस 19.65%, एस्टर डीएम करीब 19%, एनबीसीसी करीब 16.25%, टोरेंट पावर करीब 16% और पीएफसी करीब 16%, बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इंडिया सीमेंट्स और पूनावाला फिनकॉर्प ये करीब 15% तक बढ़े हैं। ब्रिगेड एंटरप्राइजेस, टीवी 18 ब्रॉडकास्ट, डिक्सन टेक्नोलॉजीज ये सारे शेयर करीब करीब 13% तक बढ़े हैं। अब कुछ घटने वाले शेयरों की बात कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहले है एथर इंडस्ट्रीज जो कि करीब 10.5% घटा है। वर्लपूल इंडिया और सोलर इंडस्ट्रीज, 5 स्टार बिजनेस, आईटीआई और रेमंड ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स, जिंदल स्टेनलेस, स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज, अंबर एंटरप्राइजेस, आईआरबी इंफ्रा, आवास फाइनेंसर्स ये करीब 4 से 9% तक की फॉल के साथ बंद हुए हैं। अगले हफ्ते की कुछ बातें कर लेते हैं जो 4 से 8 दिसंबर तक का है। सोमवार यानी 4 दिसंबर की रात को नवंबर महीने के भारत के S&P ग्लोबल इंडिया पीएमआई सर्विसेज के आंकड़े जारी होंगे, जिसका अनुमान 58 अगेंस्ट 58.4 रहेगा। मंगलवार 5 दिसंबर को अमेरिका के S&P ग्लोबल सर्विसेज पीएमआई नवंबर के आंकड़े जारी होंगे। इसी समय में अमेरिका के नॉन मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के भी डेटा रिलीज होंगे। गुरुवार 7 दिसंबर को अमेरिका के इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स के आंकड़ों पर सबकी नजर रहने वाली है। इसी दिन जापान के Q3 के जीडीपी फिगर्स के भी आंकड़े आएंगे। 1.2% के अगेंस्ट ये अनुमान है -0.5 की ग्रोथ का। इसके बाद 8 दिसंबर शुक्रवार को बहुत अहम दिन रहने वाला है जब आरबीआई की पॉलिसी डिसीजन का अनाउंसमेंट किया जाएगा। इंटरेस्ट रेट्स में कोई छेड़छाड़ ना होने की उम्मीद इस बार बाजार लगा रहा है। 6.5% इंटरेस्ट के सामने 6.5% इंटरेस्ट ही रहने की उम्मीद है। आरबीआई द्वारा सीआरआर और रिवर्स रेपो में भी कोई बदलाव नहीं करने की अनुमान बाजार लगा रहा है। शुक्रवार को ही जर्मनी के नवंबर के सीपीआई के आंकड़े भी आएंगे, जिनमें 0% के सामने -0.4% आंकड़े आने की संभावना है। ट्रेडर्स इन आंकड़ों पर खास नजर रखते हैं। अमेरिका से नॉन फार्म पेरोल्स के डेटा भी इसी दिन आएंगे जो काफी अहम माने जाते हैं। शुक्रवार को पहले दिन, दिसंबर के पहले दिन, सीरीज के पहले दिन बाजार काफी नर्वस थे। एग्जिट पोल्स में क्लियर इंडिकेशन ना आने के कारण असमंजस की स्थिति बनी हुई थी, लेकिन बुल्स कुछ अलग ही मूड में थे। बाजार ओपन होने पर अच्छी बाइंग के चलते बाजार ने नया हाई आसानी से बना लिया। निफ्टी की ओपनिंग हुई थी 20,194 पर। 20,183 का लो लगाने के बाद उसके बाद तो बाजार ने अच्छे लेवल्स दिखा दिए। जो निफ्टी ने एक ऐतिहासिक लेवल पार किया है वो है 20,291.55 का। ये आज तक का ये ऐतिहासिक लेवल है जो आज से पहले मार्केट ने कभी नहीं देखा था। 134 अंकों की बढ़त के साथ निफ्टी 20,267 पर जाकर बंद हुआ है। लेकिन क्या दिन था, सभी सेक्टर्स फायर कर रहे थे। बैंक निफ्टी भी करीब 332 अंकों की बढ़त के साथ बंद हुआ है और सेंसेक्स भी करीब 492 अंकों की बढ़त के साथ बंद हुआ है। अब फोकस है रविवार पर, जब 5 राज्यों के चुनावों के नतीजे आ जाएंगे। फिर सोमवार को जब हम खुलेंगे तो शुरुआती 1 घंटे में इसका असर देखने को मिलेगा। बाजार हिचकोले जरूर ले सकता है, लेकिन इस समय बुल्स की पकड़ काफी मजबूत है। एफएमसीजी, बैंकिंग, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एलएनटी
ये सारे के सारे शेयर्स बाजार को ऊपर ले जा रहे थे शुक्रवार को। आईटीसी दिन का टॉप गेनर बनकर उभरा। वहीं एलएनटी ने अपनी एक सब्सिडरी के जरिए सेमीकंडक्टर में की मैन्युफैक्चरिंग करने का निर्णय से इस शेयर में तेजी देखी गई। ऑटो शेयर्स ऑटो बिक्री के आंकड़े आने के बाद से मिले जुले से रुझान थे, जिसमें एमएनएम में कुछ बिकवाली देखी गई। आरईसी लिमिटेड करीब 7% बढ़ गया। कंपनी के लोन डिसबर्समेंट के आंकड़े, जो कि फाइनेंशियल ईयर 24 के लिए काफी शानदार घोषित किए हैं। कंपनी ने करीब 1 लाख करोड़ के लोन डिसबर्समेंट अभी तक कर दिए हैं, जिसके बाद शेयर ने काफी बड़ी छलांग लगा दी। अब आगे क्या होगा? निफ्टी ने तो रिकॉर्ड लेवल पार कर लिया है, रिकॉर्ड लेवल पर क्लोजिंग दे दी है। बुल्स अभी मार्केट में काफी हावी है, तो ये बाय ऑन डिप्स का मार्केट बन जाता है। हर गिरावट पर बाइंग देखने को मिल सकती है। सोमवार को पहले 1 घंटे में राज्यों के नतीजों पर असर जो है वो मार्केट में देखने को मिलेगा, तो वॉलेटिलिटी रह सकती है। 6 से 8 दिसंबर को एमपीसी की बैठक है। आरबीआई पॉलिसी काफी बड़ा इवेंट है इस हफ्ते में, तो 8 दिसंबर को इसका डिसीजन भी आएगा। अब अगले से अगले हफ्ते, यानी अगले हफ्ते में एमपीसी की आरबीआई की मीटिंग है और उसके अगले हफ्ते में एफओएमसी की मीटिंग है। तो आरबीआई गवर्नर का इस बार का जो स्टेटमेंट है वो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। याद दिलाएं कि नवंबर महीने में बैंकों पर थोड़ी कड़क नीति अपनाई गई थी आरबीआई द्वारा। तो क्या ये इस बार का जो स्टेटमेंट है उसमें कोई नई बात आने वाली है, ये सब देखेंगे अगले हफ्ते में। तो दादा, ये हमारी तरफ से फंडामेंटल और डेटा एनालिसिस था। अब आप बताइए कि आपको मार्केट क्या लग रहा है टेक्निकली। ओवर टू यू दादा। बात करेंगे नेक्स्ट वीक, दैट मीन्स 2023 का लास्ट मंथ दिसंबर महीना शुरू हो चुका है। 4/12 से लेके 8/12 के बीच में बाजार का टेक्निकल्स क्या क्या चीज, माने बाजार का टेक्निकल्स में क्या क्या चीज उभर के आ रहा है। 1/12 का क्लोजिंग होने के बाद, 1 तारीख दिसंबर का क्लोजिंग होने के बाद, फ्राइडे क्लोजिंग होने के बाद हम लोग बात कर रहे हैं। मेरा बाईं तरफ है निफ्टी वीकली स्पॉट, दाईं तरफ है निफ्टी डेली स्पॉट। वीकली चार्ट देखा जाए तो यहाँ पर 1326 को जो बेस करके प्राइस एक्शन हुआ है, मैं उसी को दिखाने का कोशिश किया हूँ। लास्ट लगातार 1 2 3 4 5 हफ्ता से लेके अच्छा क्लोजिंग निफ्टी के अंदर दिखाई दे रहा है, जो कि पॉजिटिव सिनेरियो तो है ही। सेकंड चीज जो है, एक ब्लू लाइन और ग्रीन लाइन ड्रॉ किया हूं। ब्लू लाइन जो है ये एक अपर ट्रेंड लाइन है, ऊपर की तरफ ये रेजिस्टेंस जोन बन सकता है। और एक ग्रीन लाइन जो लगाया है ये प्रीवियस स्टॉप था, इसके ऊपर क्लोजिंग इंडिकेट यही करता है कि इसके अंदर प्राइस एक्शन के अंदर अच्छा मोमेंटम है, हायर क्लोजिंग है। नया हाई मतलब मोमेंटम इज वेरी क्लियर, मैंने क्लियर ये अपर एंड की तरफ जाने का कोशिश कर रहा है और एक पॉजिटिव सिनेरियो है। दैट मीन्स नेगेटिव सोच यहां पर करना नहीं चाहिए। खाली एक ही चीज के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि बाजार जिस दिशा में है, जिस हालत में है, जिस सिचुएशन में है, थोड़ा सा कॉशस मोड जरूर लेना चाहिए। वो डेली चार्ट बात करने से आप लोग को समझ में आ जाएगा क्यों कॉशस मोड लेना चाहिए। और एक कॉशन जरूरी है। वीकली एमएसीडी इज कंसर्न, स्लोप इंडिकेट कर रहा है कि एक पॉजिटिव सिनेरियो में जाने का कोशिश कर रहा है। हालांकि मंथली क्लोजिंग हो चुका है, बट आज हम मंथली लेके वैसा कुछ ज्यादा बात नहीं करेंगे। तो वीकली के हिसाब से देखा जाए तो निफ्टी एक पॉजिटिव क्लोजिंग, खास करके जिस हिसाब से नया हाई बना के क्लोजिंग दिया है, सामने में और कुछ स्पेस बन सकता है। इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट डेली चार्ट। डेली चार्ट के अंदर क्या हुआ? डेली चार्ट के अंदर मैं 13 डीएमए प्लॉट किया हूं और ऊपर में पिंक लाइन और एक डीप ब्लू लाइन, ये एनवलप का अपर बैंड एंड लोअर बैंड है। नीचे में मैं जो एरो मार्क किया हूं और 1 2 3 4 करके मार्क किया हूं, ये जो है ये गैप है। ये गैप, चार्ट हो गैप, लगातार 5 भी गैप भी हम लोग को दिखाई दे रहा है लास्ट डे में। ये गैप इंडिकेट कर रहा है कि प्राइस एक्शन के अंदर पॉजिटिविटी है, और गैप इंडिकेट यही करते हैं कि जिस तरफ गैप है उस तरफ प्राइस एक्शन होना चाहिए। ये गैप कौन सा गैप है, वो लोग, आप लोग को जिसको गैप थ्योरी समझ में आता है वो जरूर, हम मेरे हिसाब से वो लोग को समझ में आ रहा है। मैं आज गैप जी लेके ज्यादा बात नहीं करूंगा, बात यही करूंगा चार्ट हो गैप अगर एक ही ट्रेंड में बन गया
तो हो सकता है वो एक एग्जॉस्टेड माने एग्जॉस्ट हो चुका है एक ट्रेंड। ये एक एग्जाम्पल के हिसाब से हो सकता है। नेक्स्ट, इनवॉल्व का अपर बैंड हिट हो रहा है, वो एक ओवरबॉट सिचुएशन होता है, हो सकता है। और फाइनली 14 डेज आरएसआई जिस हिसाब से 75 के ऊपर जाके बंद हुआ है, ये थोड़ा सा इंडिकेट कर रहा है कि हायर रेंट में थोड़ा कॉशस रहना जरूरी है। बट कोई नेगेटिव सोच इस चार्ट के अंदर अभी तक दिखाई नहीं दे रहा है। तो यही था निफ्टी का हाल हकीकत। थिंक पॉजिटिव बट कंजर्वेटिव वे। सपोर्ट और रेजिस्टेंस का स्लाइड में हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहां पर है। ये था मेरा निफ्टी का। चलिए अब बात करते हैं बैंक निफ्टी में। मेरा बाईं तरफ है वीकली बैंक निफ्टी, दाईं तरफ है डेली बैंक निफ्टी। जिस हिसाब से निफ्टी का क्लोजिंग है, बैंक निफ्टी देखा जाए तो प्रीवियस जो टॉप है यहां पर है, इसके आसपास अभी तक क्लोजिंग नहीं है, नीचे में ही है। बट एक पॉजिटिव थिंकिंग जो है, यहाँ पर एक हायर हाई फॉर्मेशन में क्लोजिंग है, और क्लोजिंग काफी अच्छा, काफी बढ़िया क्लोजिंग हम लोग बोल सकते हैं। तो बैंक निफ्टी के अंदर स्पेस है सामने जाने में, लेकिन निफ्टी थोड़ा ओवरबॉट सिचुएशन और प्रीवियस टॉप के ऊपर भी क्लोजिंग दिया है। तो प्रीवियस टॉप के ऊपर क्लोजिंग ऑब्वियसली पॉजिटिव थिंकिंग है, तो बैंक निफ्टी का अंदर स्पेस है, लेकिन यहां पर बैंक निफ्टी में रेजिस्टेंस मिल सकता है। वीकली एमएसीडी इज कंसर्न, पहली दफा ये जो स्लोप नीचे की तरफ आ रहा था वो स्लोप चेंजेस हुआ है। कम से कम और दो बार हम लोग को देखना पड़ा, दैट मीन्स अनदर 2 वीक्स हम लोग को वेट एंड वॉच करना चाहिए कि ये स्लोप चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो दैट्स वाई खास पॉजिटिव तो नहीं है, लेकिन हल्का पॉजिटिव है बैंक निफ्टी, और स्पेस है, यही मैंने बोलने का कोशिश कर रहा हूं। डेली बैंक निफ्टी का पैटर्न आप लोग को समझ में आ ही रहा है। जिस हिसाब से 13 डीएमए के ऊपर कंसेक्यूटिव क्लोजिंग, एक छोटा ट्रेंड इंटरमीडिएट ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग इंडिकेट कर रहा है कि प्राइस एक्शन के अंदर मोमेंटम बना है, जो कि आरएसआई में भी दिख रहा है, हायर हाई करके 60 के ऊपर मेंटेन करके जाने का कोशिश कर रहा है। तो दैट मीन्स ये स्पेस, ये जो गैप है, ये रेजिस्टेंस बनेगा, और आरएसआई का मोमेंटम यही बता रहा है, जो जहां निफ्टी ओवरबॉट में है, बैंक निफ्टी अभी तक ओवरबॉट पे पहुंचा नहीं। तो नेक्स्ट वीक खास करके हम बैंक निफ्टी के ऊपर ज्यादा ध्यान देंगे। निफ्टी तो जरूर देखेंगे, लेकिन बैंक निफ्टी के अंदर स्पेस बना हुआ है। दैट्स वाई इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सिचुएशन इन बैंक निफ्टी। स्लाइड में हम लोग देखेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो यही था निफ्टी और बैंक निफ्टी का बातचीत। अभी चलिए हम लोग का नेक्स्ट सेगमेंट में। निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स बताने के लिए थैंक यू दादा। अब अपने नेक्स्ट सेगमेंट में चलते हैं, जहां पर आप हमारे व्यूअर्स द्वारा पूछे गए स्टॉक्स के बारे में कुछ जानकारी देते हैं। तो प्लीज बताएं दादा, ओवर टू यू। आज जो तीनों स्टॉक के ऊपर हम लोग टेक्निकल्स का एग्जाम्पल देखेंगे, या टेक्निकल्स का बिहेवियर क्या है, उसका यूज कैसे हम किया है, वो चीज देखने के लिए तीनों स्टॉक आज आप लोग के सामने लाया हूं। एक आईपीएल जो कि अभी तक शुरू नहीं हुआ क्रिकेट में, ये आईपीएल है इंडिया पेस्ट्रीसाइड लिमिटेड। सेकंड महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस, एंड फाइनल स्टॉक राइट्स लिमिटेड। शुरू करने का पहले एक ही गुजारिश है कि ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये एकदम टोटली
एडुकेशन पर्पस है और टेक्निकल्स का एक्सप्लेनेशन हम कर रहे हैं। टेक्निकल्स का क्या 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 हिसाब से टेक्निकल्स आप देख सकता है, एक छोटा सा सेटअप लेके एक आम इन्वेस्टर कैसे टेक्निकल्स देखेंगे, उसके लिए हम ये आप लोग को एज एग्जांपल दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। इंडियन पेस्टिसाइड जिस हिसाब से ये कैंडल बना था, उसके बाद आफ्टर ए लॉन्ग कंसोलिडेशन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कम से कम आफ्टर 13 वीक 1326 को बेस करने के बाद इसका एक इस जोन का सबसे हाईएस्ट क्लोजिंग आया। सामने में ये ब्लू लाइन जो है आप लोग देख रहे हैं, क्योंकि डेटा कम है वीक के हिसाब से, ये एक सप्लाई जोन है, हमेशा की तरफ यहां से फिजल आउट हो जाता है। तो काफी इंटरेस्टिंग चार्ट, क्योंकि जिस हिसाब से क्लोजिंग है 1326 को बेस करके ऊपर जाने का कोशिश कर रहे हैं, क्या ये जोन को तोड़ के ऊपर जा पाएगा, वही एक मेन नजर रहेगा। नेक्स्ट जो रहे काफी इंटरेस्टिंग जगह में बना हुआ है वो है वीकली एमएसीडी का स्लोप। हालांकि यहाँ पर एक बार चेंज हुआ था, लेकिन उसके बाद फिर फिजल आउट हो गया था। इस बार एक बार चेंज हुआ है, मैंने और 2 3 चेंजेस देखूंगा, उसके बाद आप लोग भी देखिए। स्टोकेस्टिक्स मोमेंटम इंडिकेटर आरएसआई दोनों ही मोमेंटम ऊपर की तरफ जाने का इंगित यही दे रहा है। फाइनल चेकआउट हम एमएसीडी मंथली अगर देखेंगे, क्योंकि मंथ क्लोजिंग हो चुका है, इसका भी स्लोप नीचे से ऊपर की तरफ जाने का कोशिश कर रहा है। दैट मीन्स इट्स नॉट अ इंटरेस्टिंग दैट सेंस, नॉट अ बेयरिश पैटर्न, बट थोड़ा सा ट्रेंड चेंज का निशानी दे रहा है। तो दैट्स वाई इस स्टॉक के अंदर आप लोग नजर रखिए। कमिंग मिनिमम 3 वीक्स मैक्सिमम 3 मंथ के हिसाब से जो हम अभी बात कर रहे हैं, जितना भी स्टॉक के ऊपर टेक्निकल्स का एग्जांपल दे रहा है, वो सभी चीज इसी हिसाब से हम देखेंगे। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस नेगेटिव थिंकिंग आफ्टर ए करेक्शन, ट्रेंड लाइन के ऊपर सपोर्ट। लास्ट 2 3 हफ्ता से एक ही जगह में मैंने ये स्टॉक घूम रहा है। ऊपर से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया हूं, जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ये प्राइस एक्शन नहीं होगा तब तक के लिए हम लोग को ये स्टॉक को वॉच करना चाहिए। जहां ये ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग आएगा वीक के हिसाब से, तो उस स्टॉक के अंदर एक नया मोमेंटम बनने का उम्मीद हम लोग बना सकते हैं, बट जब तक नहीं होगा तब तक के लिए नेगेटिव है। वीकली का एमएससीडी का स्लोप अभी भी नेगेटिव बना हुआ है, मंथली सोफर चेंजेस ने है नेगेटिव में है। दैट्स वाई ट्रेंड और एमएससीडी के हिसाब से देखा जाए तो अभी तक ट्रेंड चेंज नहीं हुआ, तो दैट्स वाई मैं इस स्टॉक को नजर में रखूंगा, क्योंकि इंटरेस्टिंगली प्राइस एक्शन होके बंद हुआ है। क्या ये ट्रेंड लाइन डाउन ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट करेगा कि नहीं करेगा, दैट्स वाई इस स्टॉक को मैंने रेडार में रखने का कोशिश करूंगा। और आरएसआई का हायर हाई फॉर्मेशन इंडिकेट कर रहा है प्राइस एक्शन के अंदर कुछ चेंजेस हो रहा है। क्या ये कंप्लीट चेंज होगा, कंप्लीट ट्रेंड का चेंज होगा, वो देखने के लिए मैं ये स्टॉक को वॉच करूंगा नेक्स्ट 3 वीक्स टू लेके 3 मंथ्स। फाइनल स्टॉक राइट्स, वेरी इंटरेस्टिंग चार्ट, क्योंकि देखिए ये एक टॉप बना था, उसके बाद रिएक्शन 1326 को बेस, फिर ऊपर गया 1326, फिर 2 बार रेजिस्टेंस मिला, फिर 1326, फिर ब्रेकआउट किया। नाउ जो रेजिस्टेंस था जब उसके ऊपर चला गया, नाउ दिस रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, दैट मींस दिस इज अ चेंज ऑफ पोलैरिटी ऑफ प्रिंसिपल। मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया हूं, यहां आके मूविंग एवरेज 1326 को बेस किया, जो रेजिस्टेंस था उसको सपोर्ट बनाया है और ट्रेंड लाइन नहीं तोड़ा, ऐसे करके प्राइस एक्शन यहां रुका हुआ है। छोटा डोजी बना हुआ है, मोमेंटम उतना है ही नहीं, तो ये स्टॉक इसीलिए मैं वॉच करूंगा कि चेंज ऑफ पोलैरिटी ऑफ प्रिंसिपल सपोर्ट के आसपास है, 1326 को बेस किया। मोमेंटम इंडिकेटर लाइक एमएसीडी अभी तक चेंजेस नहीं हुआ, ट्रेंडिंग इंडिकेटर के हिसाब से देखा जाए तो स्लोप नीचे की तरफ ही है। स्टोकेस्टिक्स में चेंजेस, आरएसआई फ्लैट, दैट मींस ये हम पॉजिटिव तो बोल नहीं सकते, बट इस स्टॉक के अंदर जो सिचुएशन बना है, दैट्स वाई मैंने इस स्टॉक को नेक्स्ट 3 वीक्स टू लेके 3 मंथ तक इसका हाल हकीकत क्या चेंजेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या ये ब्रेकडाउन हो रहा है, क्या ब्रेकआउट होगा, दैट्स वाई इस स्टॉक के अंदर मैं रेडार पे रखूंगा। तो ये था मेरा तीनों टेक्निकल के बारे में बातचीत, और तीनों स्टॉक के ऊपर टेक्निकल कैसे कैसे हम लोग स्टडी कर रहे हैं, यही चीज अभी हम बात किया है। कंप्लीटली एजुकेशन पर्पस, यहाँ कोई लेने का जगह नहीं है, आप ले लीजिए आप बेच दीजिए, ऐसा कोई बात भी हम नहीं बोल रहे, आप लोग स्टडी कीजिए। मेरा एक सुझाव है, ये बोल सकते हैं कि इस तीनों स्टॉक काफी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, तीनों 3 सेगमेंट में है। नेक्स्ट
वीक से आप इसको फॉलो अप रेडर लिस्ट में डाल सकते हैं। चलिए हम अभी नेक्स्ट सेगमेंट में। ये जानकारी बताने के लिए थैंक यू दादा। अब अपने नेक्स्ट सेगमेंट में चलते हैं जहां पर आप ब्रेकआउट स्टॉक्स के बारे में बताते हैं, तो प्लीज बताएं दादा, ओवर टू यू। ब्रेकआउट स्टॉक्स बताने के लिए थैंक यू दादा। अब अपने लास्ट सेगमेंट में चलते हैं जहां पर हमारा एक डिस्क्लेमर रहता है। दिस इज अ कंप्लीटली एजुकेटिव चैनल। हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के हिसाब से ही व्यू शेयर करते हैं, और हमारी गुजारिश है कि हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वो अपना कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने के पहले अपनी सोच समझ के साथ या किसी सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट की सोच समझ के साथ ही डिसीजन ले। वी विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीथिंग। Thank you. Bye.